नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी में मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 16 करेंगे। तो ये 60 नोट्स हैं। 60 नोट का क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। देखिए, मैंने चैप्टर नंबर 16 में एक फुल फ्लेज वीडियो बनाया हुआ है पार्ट 1, जिसमें हमने पूरी थ्योरी कवर की है। फिर पार्ट 2 बनाया है जिसमें हमने MCQ कवर किया। पहले से वीडियो अवेलेबल है। तो इस वीडियो का क्या पर्पज़ है वो समझ लीजिए। पर्पज़ ये है कि जैसे वहाँ पर जब हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 1, तो वहाँ मैंने पूरे डिटेल में पढ़ाया है। वीडियो लगभग जो है आपका 55 मिनट के आसपास का है। हमने कोई चीज़ कसर नहीं छोड़ी है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठाने का प्रयास किया है। बेसिकली यहाँ पर मैं आपको काम की इंपॉर्टेंट बातें, ऐसी बातें जो जरूर जाननी चाहिए, वही करता हुआ मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर 60 नोट मतलब ऐसे समझ लीजिए, एक तरीके से लास्ट मिनट रिवीजन के काम आ सकता है। लास्ट मिनट रिवीजन के काम आ सकता है कि भाई हमें एग्जाम देना है और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, तो इसको पढ़ लीजिए, है। और दूसरा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तैयारी करते ही नहीं है, पता चला कि हफ्ते भर का टाइम है और मुझे सिर्फ जो है पास करना है किसी तरह से, तो उनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए, तो ये लेक्चर बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करवाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए समय चाहिए। यहाँ पर हम वो समय देंगे नहीं। उसके लिए मैं ऑलरेडी जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 इसका डिटेल में बना चुका हूँ। हम यहाँ पर केवल समराइज्ड वे में पढ़ते हुए चलेंगे। मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करवाऊंगा, ध्यान देंगे मेरी बात को। मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके बारे में हम ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। मैं यहाँ बस केवल आपको एक ओवरव्यू टाइप का एक तरीके से इस चैप्टर का दे दूंगा, ठीक है। तो जो टर्म है बिजनेस साइकिल, उसी को फ्रेंड्स जो है इकोनॉमिक साइकिल भी कहा जाता है। ये रेफर करता है क्या, इकोनॉमी वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ आर ईयर। बहुत सारे वर्षों में, बहुत सारे महीनों के अंदर में इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हलचल हो रही है, प्रोडक्शन में क्या हलचल हो रही है, उसी को रिप्रेजेंट करता है क्या, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल सिंपली मीन्स दैट होल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पासेस थ्रू फेजेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डिप्रेशन। तो बिजनेस साइकिल जो है ये बताता है हमें कि जो पूरा बिजनेस इंडस्ट्री है, जो हमारी इंडस्ट्री है, इकोनॉमी है, वो डिफरेंट फेजेस से होकर के गुजरती है। फेजेज में प्रॉस्पेरिटी फेज आती है और डिप्रेशन फेज आती है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब अच्छा होता है और डिप्रेशन मतलब खराब होता है। जो बिजनेस साइकिल होता है वो रेगुलर नहीं होता, ये रेगुलर नहीं होता, प्रिडिक्टेबल नहीं होता। बिजनेस साइकिल को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं होता कि हमेशा वैसा ही होता रहेगा, नॉट अ रिपीटेटिव, रिपीट भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, ठीक है। रिपीटेटिव फिनोमेना नहीं होता। जैसे पेंडुलम, घड़ी में पेंडुलम जो चलता रहता है वो तो फिक्स है कि भाई पेंडुलम इधर जाएगा इधर आएगा, है ना, यहाँ ऐसे आता जाता रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इट इज नॉट रेगुलर, नॉट रिपीटेटिव, नॉट प्रिडिक्टेबल। ओके, फिर आता है हमारा, तो ये बिजनेस साइकिल की बात हो गई। बिजनेस साइकिल क्या होता है, हमें बताता है कि भाई इकोनॉमी का, बिजनेस का अप एंड डाउन क्या चल रहा है उसके बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिजनेस साइकिल जो है सिंक्रोनिक होता है। सिंक्रोनिक होने का मतलब कि अगर एक इंडस्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो दूसरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक अच्छा परफॉर्म करने लगती है। एक इंडस्ट्री खराब परफॉर्म कर रही है तो दूसरी इंडस्ट्री ऑटोमेटिक खराब परफॉर्म करने लगती है। ये होता है सिंक्रोनिक, मतलब सिंक्रोनाइज हो जाता है। ओके, बिजनेस साइकिल शो करता है वेव लाइक मूवमेंट। जो बिजनेस साइकिल होता है सर आपका, वो वेव जैसा मूवमेंट दिखाता है। वेव कैसी होती है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉस्पेरिटी डिप्रेशन, प्रॉस्पेरिटी डिप्रेशन आता रहता है। साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और रिकरिंग इन नेचर। जो साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होते हैं सर, वो रिकरिंग होते हैं, बार बार होते रहते हैं। मतलब कहने का, बूम फेज के बाद में डिप्रेशन आएगा और डिप्रेशन फेज के बाद में बूम आती है, ये तय है, ठीक है। बूम आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर बूम आएगा, फिर डिप्रेशन आएगा। सुख दुख, सुख दुख, इस तरीके से चलता रहता है। ओके, उसके बाद में देर आर नो इंडेफिनिट डिप्रेशन और इटर्नल बूम। मतलब ना तो डिप्रेशन, मतलब स्थिति खराब हुई है तो ना तो वो अनंत काल तक रहेगी, और ना ही अच्छी स्थिति चल रही है, आपके अच्छे दिन चल रहे हैं तो वही अच्छे दिन हमेशा चलते रहेंगे। दोनों ही लगातार पॉसिबल नहीं है, खत्म होगा। अच्छा है तो खराब आएगा, खराब है तो अच्छा आएगा, ये 100% तय है। अप एंड डाउन मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल। अप और डाउन मूवमेंट जो होती हैं वो सिमेट्री में नहीं होती कि जैसा अप होगा वैसे ही डाउन होगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वो ज्यादा अचानक होती है, सडन और वायलेंट होती है, ज्यादा खतरनाक भयावह होती है। अचानक मतलब देखो, तरक्की करने में बहुत समय लगता है, लेकिन मिट जाने में, इमेज बनाने में बहुत साल लग गए, मिटने में 2 मिनट लगते हैं। तो उसी तरीके से डाउनवर्ड मूवमेंट ज्यादा खतरनाक होती है। ओके, तो ये हो गई बात हमारी। फिर आगे हम बढ़ें तो यहां पर देखेंगे फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल की 4 फेजेज होती हैं फ्रेंड, ध्यान रखें, इसी क्रम में याद रखें। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। BRDR। बॉर्डर मूवी आई हुई है आपकी,
BORDER, बॉर्डर मूवी है ना, उसी से रिलेटेड मान लीजिए। B फॉर बूम हो जाता है आपका, R फॉर आपका रिसेशन हो जाता है, ये R फॉर रिकवरी होता है, R फॉर रिकवरी, 2 R हैं, तो लास्ट वाला जो R है सर वो रिकवरी का है। रिकवरी सबसे लास्ट में होती है, जब सब कुछ मतलब आप बीमार हो गए, सब कुछ हो गया तो रिकवरी शुरू होती है, तो सबसे लास्ट में रिकवरी होगी। R फॉर रिसेशन हो जाएगा, D फॉर आपका डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसी क्रम में याद रखें, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, सबसे लास्ट में रिकवरी होती है, तो कंफ्यूजन नहीं बनेगी कि इस R का क्या मतलब है। इस R का मतलब रिकवरी होता है, ठीक है। उसके बाद में हम थोड़ी थोड़ी बातें इन चारों फेजेस के बारे में कर लेंगे यहाँ पर उठ करके। बूम फेज की अगर हम बात करें, बूम फेज प्रॉस्पर्टी, बूम फेज को दूसरा नाम जो दिया गया है प्रॉस्पर्टी नाम दिया गया है, समृद्धि कहा जाता है। तो बूम फेज के दौरान प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है फुल्ली यूटिलाइज होती है, प्रोडक्ट फेच एंड एबव नॉर्मल प्राइस व्हिच गिव्स हायर प्रॉफिट। मतलब कहना है कि बूम फेज के दौरान क्या होता है, जितना भी हम कार प्रोड्यूस कर सकते हैं उतनी पर करते हैं। अगर 1 लाख क्षमता है कार फैक्ट्री की बनाने की, कार बनाने की, तो 1 लाख कार हम बना रहे होते हैं। जो चीज़ें हैं, कार है, उसको नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा पर बेच पाते हैं, क्योंकि सभी लोग खरीद रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिमांड है, तो नॉर्मल प्राइस से ज़्यादा पर बेचते हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा प्रॉफिट मिलने की वजह से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं कि पैसा लगाओ और इन्वेस्ट करेंगे, 1 करोड़ और ले जाओ और हमको रिटर्न दे देना। लेकिन दिक्कत होती है, इन सब वजहों से चीज़ों के दाम महंगे हो जाते हैं। फिक्स्ड इनकम ग्रुप आर द सैलरी क्लास फाइंड इट डिफिकल्ट टू कोप विद दिस इंक्रीजिंग इन प्राइस। क्या होगा, अब हर चीज़ महंगी होती चली गई, भाई कार बनाने में जितने सामान लगते हैं सब महंगे हो गए, धीरे धीरे कार का दाम महंगा हो गया, तो क्या हुआ, जो सैलरी वाले ग्रुप हैं, फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, जिनकी तनख्वाह एकदम फिक्स है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई हम कैसे मैच करें, क्योंकि चीज़ों के दाम तो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मेरी सैलरी उस हिसाब से नहीं बढ़ रही है। ये बूम फेज की खासियत होती है, ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम जो है, वही मैंने आपको बताया कि उनकी इनकम क्या है उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से मजबूरी में जब उनके पास पैसे नहीं होते, दे आर नाउ कंपेयर टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन। अब वो क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन घटा देते हैं, मजबूर हैं, भाई मेरे पास में नहीं पैसे हैं, सेब 200 रुपये किलो चल रहा है, मेरे पास नहीं पैसे उतने हैं तो मैं नहीं खाऊंगा, सिंपल सी बात है। प्याज 150 रुपये किलो हो जाती है, हम लोग अपना कंजम्पशन बंद कर देते हैं, मूली और इन सब दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर जाते हैं, खीरा वगैरह खाना शुरू कर देते हैं सलाद के तौर पर, ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट कहते हैं इसे, ओके। द डिमांड इज नाउ मोर आर लेस स्टैग्नेंट एंड इट इज इवन डिक्रीजिंग। मतलब जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, स्टैग्नेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है या कम हो जाती है। जितनी लोग पहले 1000 कारें खरीदना चाहते थे वो 600 कार खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि पैसे नहीं है उसके पास, ठीक है। द बूम आर प्रॉस्पर्टी रीचेज इट्स पीक। इस तरीके से स्थिति ऐसी होती है कि जो बूम फेज है हमारी वो अपने पीक पर पहुंच जाती है, अब इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती, वो यहाँ से रिटर्न मार देती है, आगे ना बढ़ करके, मतलब होता नहीं, एक हद थी अमीर होने की, अब इससे ज़्यादा अमीर नहीं हो सकते, तो फिर लौटना शुरू हो जाता है, प्रॉस्पर्टी फेज से नीचे आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। रिसेशन फेज, रिसेशन को हम दूसरे नाम क्राइसिस फेज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे, रिसेशन को क्राइसिस के नाम जानते हैं। अगर आप मेरा मेन लेक्चर देखेंगे तो वहाँ आप ये देखेंगे मैं हर चीज़ को रिवाइज भी करवाता हूँ, यहाँ मैं रिवाइज नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि हम एकदम शॉर्टकट में चले जा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो दोबारा देखें खुद से, रिवीजन के पर्पज से मैं एक बार बताता हुआ चल रहा हूँ, अदरवाइज मेरी आदत नहीं है, मैं हमेशा रिवीजन इमीडिएट ही करवाता हूँ, वो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर हम 60 में चल रहे हैं तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। रिसेशन को किस नाम से जानते हैं, क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। एक बार इकोनॉमी अपने पीक पर पहुंच जाती है तो उसका कोर्स बदल जाता है, अब वो ऊपर की जगह जाने के बजाय नीचे की तरफ आने लगती है, डाउनवर्ड टेंडेंसी डिमांड में देखी जाती है, लेकिन प्रोड्यूसर को पता नहीं होता है, इसलिए वो प्रोडक्ट बनाता रहता है, प्रोडक्ट बढ़ाता रहेगा तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड रहेगी नहीं। हम 10 कुंटल आलू पैदा कर रहे हैं और 6 ही कुंटल खाई जा रही है तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, हमारे पास में आलू का स्टॉक भर जाएगा, स्टॉक पाइलअप होता जाता है। अब जब पता चला कि हमारे पास आलू बची रह रही है, यार ये तो सड़ने की कगार पे है, तो क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन रिड्यूस करेगा, वो बोलेगा कि नहीं अब और नहीं बनाएंगे, स्टॉप एनी फर्दर प्लान फर्दर इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंशन, वो बोलेगा कि नहीं अब और आलू नहीं बोनी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक भरा पड़ा है, और कार नहीं बनानी, ऑलरेडी स्टॉक भरा पड़ा है। वर्कर्स आर रिट्रेंच, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, ठीक है। कस्टमर इस उम्मीद में कि प्राइस और गिरेगा अपना कंजम्पशन होल्ड करके रखते हैं, पोस्टपोन कर देते हैं, इस उम्मीद में कि और दाम गिरेगा, भी चिंता न करो और गिरेगा तब खरीदेंगे, ठीक है। तो इस चक्कर में कंजम्पशन कम हो जाता है तो डिमांड और कम हो जाती है, स्टॉक अभी भी जो है बढ़ता चला जाता है, पाइलअप होता जाता है, और कुछ कंपनियां दिवालिया हो जाती है, बैंकरप्सी की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। इस फेज को क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस फेज को, किस फेज को सर, हमारी
रिसेशन फेज को क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे ज़्यादा सफरिंग वाला होता है, बिजनेस को सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला फेज यही होता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी सब अच्छा चल रहा था, अब खराब होना शुरू हो गया है। ठीक है, डिप्रेशन की फेज जो है, डिप्रेशन की फेज आपकी रिसेशन की फेज से भी ज़्यादा भयावह होती है, ज़्यादा परेशानी भरी होती है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा तकलीफ बूम के बाद में रिसेशन देता है, डिप्रेशन उतना नहीं देता। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे समझो, जैसे मतलब किसी को बीमारी हुई, ठीक है, तो पहले वो एक्नॉलेज नहीं कर पाता कि यार मेरे को बीमारी हो गई। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, तो आपका दिमाग ये एक्सेप्ट करके ही राजी नहीं है कि मुझे कैंसर हो गया, नहीं मैं मानता ही नहीं हूं, तो आपको तकलीफ ज्यादा होती। क्यों? क्योंकि आप अच्छे युग में जी रहे थे, अच्छे दौर में जी रहे थे, अचानक से परेशानी में आ गई, कैंसर डिटेक्ट हो गया, बाप रे मैं तो मर गया, काइंड ऑफ दैट। ओके, तो रिसेशन ज्यादा तकलीफ देता है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब तो हो गया, जो होना था हो गया, तो अब आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, डिप्रेशन फेज की जाते हैं। यानी कि अब कैंसर अभी भी है, लेकिन अब आप उसके उपचार के चक्कर में पड़े हैं। तकलीफ जितनी ज्यादा, जितना रोना था, जितना तकलीफ थी, जितना परिवार वाले परेशान होते थे, वो यहाँ निपट गया है। ठीक है, तो इसीलिए रिसेशन फेज जो होती है वो ज्यादा तकलीफ दे होती है। मेरे ख्याल मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ बोथ मेन एंड मटेरियल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस फेज। देखो, ना तो मेन और ना ही मटेरियल, दोनों अंडर एम्प्लॉयड हैं, हम किसी को काम में नहीं ले पा रहे हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये किसकी खासियत होती है? डिप्रेशन फेज की। और रिसेशन फेज में मटेरियल काम आ रहा था, मेन अंडर एम्प्लॉयड थे, उनका हम उपयोग नहीं कर पाते, उनको रिट्रेंच कर रहे थे, छटनी कर रहे थे। ठीक है, लेकिन डिप्रेशन स्टेज में ना तो आदमी काम के रहे, ना हमारे पास जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो भी काम कर रही। किस फेज में? डिप्रेशन फेज में होता है ये। ठीक है, जनरल डिमांड जो होती है वो प्रोडक्शन से फास्टर देन प्रोडक्शन। जो जनरल डिमांड हमारी होती है वो प्रोडक्शन से तेजी से, मतलब जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे डिमांड कहीं ज्यादा तेजी से नीचे गिर रही है। हम प्रोडक्ट बना तो रहे हैं लेकिन बिक नहीं रहा है। प्रोड्यूसर आर कंपेल्ड टू सेल देयर गुड्स एट अ प्राइस व्हिच विल नॉट इवन कवर द फुल कॉस्ट। अब क्या होगा? प्रोड्यूसर मजबूर है कि अपने चीजों को उस दाम पे बेचे जिससे उसकी पूरी कॉस्ट भी नहीं निकल रही, यानी कि घाटे का सौदा करना शुरू किया। हमने 30 रुपीज में आलू खरीदी थी और हम उसको जो है 15 रुपए 12 रुपए में बेच रहे हैं कि कम से कम ये सड़ जाए, उससे बेहतर है कि 12 रुपए ही निकल आए। ये स्थिति हो जाती है और वर्कर्स को जॉब से निकाला जाता है और लोगों को नौकरी से हटाया जाता है, और जो लोग रह जाते हैं नौकरी में उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है। और भी लोगों को काम से निकाला जाता है और जो लोग रह जाते हैं उनको बहुत कम सैलरी दी जाती है। डिमांड फॉर बैंक क्रेडिट इज एट लोवेस्ट व्हिच रिजल्ट्स इन आइडल फंड। अब क्या है कि हर तरफ है ना त्राहिमाम मचा हुआ है एक तरीके से, तो जो बैंक है उसके पास में लोन लेने के लिए कोई जाता ही नहीं है, फंड बैंकों के पास बचे पड़े रहते हैं। अब बचा हुआ फंड है तो बैंक कहता है कि चलो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं, तभी तो ये जाकर के बिकेगा, है ना। तो टू कीप द बिजनेस रनिंग प्रोडक्शन हाउसेस रिसोर्ट टू फोर्स्ड लेबर कट आर रिट्रेंच टू रिड्यूस प्रोडक्शन कट एंड रिमेन कम्पिटिटिव। मतलब कहने का क्या होता है कि बिजनेस अपने आप को मार्केट में बनाए रखने के लिए नौकरों मतलब वर्कर्स को जॉब से निकालते हैं, उनकी छटनी कर देते हैं, लेबर कॉस्ट में कटिंग करते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में कटिंग करते हैं, ताकि जो है वो कम्पिटिटिव बने रहे और मार्केट में किसी तरह से कैसे अपने वर्चस्व को बनाए रखें। फिर आता है सर हमारा रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में होता क्या है? अब सुधार की बातें शुरू हो जाती हैं। हम यहाँ पर बातें करते हैं इंप्रूवमेंट की। डिप्रेशन फेज डज नॉट कंटिन्यू इनडेफिनेटली। जो डिप्रेशन है, जो परेशानी आई, वो हमेशा लगातार नहीं बनी रहेगी, उसमें सुधार होगा। डिप्रेशन कंटेन इटसेल्फ द जर्म्स ऑफ रिकवरी। रिकवरी के जो कीटाणु हैं, जर्म्स हैं, वो डिप्रेशन में ही पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? देखिए, जो ऐसे खाली बैठे हुए वर्कर थे, आइडल वर्कर्स थे, वो आगे आते हैं और बोलते हैं कि हमें काम करना है, मजदूरी कम दे दो, कोई बात नहीं है। पहले तुम 500 रुपए पर डे मुझे मजदूरी देते थे, तुम 100 ही रुपए मुझे मजदूरी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन कम से कम मैं घर पे बैठ करके लेट करके क्या करना मैंने, ठीक है, तो कम से कम 100 रुपए दे दो। तो इस तरीके से वर्कर जब आए हमारे पास 100 रुपए में, वही काम जो 500 में होता था वो काम हम 100 रुपए में करवाने लगे, तो हमारा भी इंटरेस्ट बढ़ा कि ठीक है यार, जो है अगर काम 500 का 100 रुपए में हो रहा है तो आओ हम भी कुछ अपनी तरफ से इनिशिएट करके कुछ काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में द प्राइसेस आर देयर लोवेस्ट। चीज़ों के दाम घट चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड है ही नहीं, कोई चीज़ बिक ही नहीं रही है, तो चीज़ों के दाम घट चुके हैं। तो वो कंज्यूमर जिन्होंने अपना कार्यक्रम पोस्टपोन किया था कि हम जो है जब और सस्ता होगा तो खरीदेंगे, अब वो लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं। नाउ दे स्टार्ट कंज्यूमिंग। उन्हें लगता है कि अब ठीक है, अब इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, लाओ अब खरीदारी करना शुरू करते हैं। द बैंक्स विथ एक्यूमुलेटेड कैश रिजर्व नाउ कम फॉरवर्ड टू गिव लोन एट ईजियर टर्म एंड लोअर रेट। अब बैंकों के पास भी पैसा पड़ा हुआ है, कोई ले नहीं जा रहा है, तो वो भी बोलते हैं कि कोई नहीं, आसान शर्तों पर और कम इंटरेस्ट रेट पर हम आपको लोन देंगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आप आओ हमारे पास में, ठीक है। तो बैंक भी आगे बढ़ता है। देखो, सब फैक्ट्री ओनर आगे बढ़ते हैं, वर्कर आगे बढ़ते हैं, कंज्यूमर जो है खरीदारी करना शुरू करते हैं, तो उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज कर जाती है और जो गुड्स हमारे पास स्टॉक था
वो अब इनसफिशियंट है, लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी, अब बिकना शुरू हो गया, तो हमारे पास स्टॉक की कमी हो जाती। तो इस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब क्या हुआ, अब स्टॉक नहीं है तो स्टॉक बनाना पड़ेगा, फिर से हम प्रोडक्शन करेंगे। द इकोनॉमिक एक्टिविटी नाउ स्टार्ट पिकिंग अप, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक होने लगती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो पिक्स अप होता है, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट स्लोली एंड स्टेडली बिगिन टू राइज। मतलब कहने का कि इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई, लोगों को जॉब मिलनी शुरू हो गई, आउटपुट यानी प्रोडक्शन जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बस पूरा चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एकदम टू बी मतलब एकदम प्रिसाइजली अगर हम देखें, एकदम प्रिसाइज नहीं है, फिर भी ज़्यादा ही है अपने आप में। अगर और प्रिसाइज करना चाहें तो मैं वन लाइनर टाइप का आपके लिए लाऊं, लेकिन वो फिर एकदम से दिमाग में नहीं बैठेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला आइडिया समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।